हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स प्रॉफ। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है इस टॉपिक से जितनी भी थ्योरी हो सकती थी सब कुछ कवर करने का। वैसे यहाँ से प्रैक्टिकल ही ज़्यादा आता है, पर वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इसमें पूरी की पूरी थ्योरी है और सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रेशियो से हमें पता चलता है कि दो नंबर्स के बीच का रिलेशन क्या है, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर के मुकाबले कितना बड़ा या छोटा है, राइट। अब ये हमने मैथ्स में जो पढ़ा हुआ है ये वही है, बस इतना है कि अब इस टॉपिक में हम अकाउंटिंग रेशियोज़ को कैलकुलेट करेंगे। और एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में समझना, उसके जो अलग अलग पार्ट्स है उसको स्टडी करना ताकि हम और बेहतर समझ सकें। तो ये होता है एनालिसिस। अब देखो रेशियो एनालिसिस क्या होता है। ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब कि जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उनमें से नंबर लेकर उनका कंपैरिजन करते हैं। देखो यहाँ देखो, जैसे ये बैलेंस शीट है तो ये जो अमाउंट्स है ना, ये इससे लेकर के हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रेशियो बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर आपको शॉर्ट टर्म के रेशियोज़ निकालने हैं ना, तो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, यहाँ से आपको अमाउंट्स लेने पड़ेंगे, है ना, वो रेशियोज़ अलग हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के रेशियोज़ निकालने हैं वो अलग होता है, तो हमें फिर यहाँ देखना पड़ेगा, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात ये कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो इसका मेन पर्पस है कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखना, यानी कि ये समझने के लिए कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है ना। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, या कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को टाइम पे कर सकती है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो मतलब रेशियो एनालिसिस से ना हमें कंपनी के काफ़ी सारे एरियाज़ के बारे में पता चल जाता है। और रेशियो एनालिसिस यहाँ मैंने टूल को हाईलाइट किया है क्योंकि देखो रेशियो एनालिसिस एक टूल होता है या फिर टेक्निक, क्योंकि बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का। तो रेशियो एनालिसिस भी उनमें से ही एक टूल है, तो ये याद रखना कि एक टूल होता है। रेशियो एनालिसिस इज़ अ टूल यूज्ड टू इवेलुएट अ बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कैसे करेंगे इवेलुएट? बाय कंपेयरिंग डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट है की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जहाँ से हम रेशियोज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला है बैलेंस शीट से करते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी, इन सब से रिलेटेड। नेक्स्ट है इनकम स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट, एक्सपेंस, प्रॉफिट वगैरह हो गया। और यही दो मेन होते हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। पर हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी हम रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग से रिलेटेड। पर हमारा फोकस सिर्फ बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में रहता है, हमें जनरली वही रेशियोज़ पढ़ाए जाते हैं। अब है फॉर्म्स ऑफ रेशियो। फॉर्म्स ऑफ रेशियो का मतलब कि काफ़ी कैटेगरीज के रेशियो होते हैं अलग अलग, तो वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे, सिंपल में, परसेंटेज में या रेट टाइम में, ऐसा। मतलब जो लास्ट में आंसर आएगा ना, तो या तो आपका सिंपल रेशियो में आएगा, परसेंटेज में आएगा, या रेट और टाइम में, ऐसे। तो सिंपल रेशियो में तो मतलब सिंपल डिवीजन, एक को दूसरे से डिवाइड कर दिया, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिया। और ये आपको जो पहली ही कैटेगरी होती है ना, लिक्विडिटी रेशियोज, वो आपको मिल जाएंगे सिंपल रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट है परसेंटेज। तो परसेंटेज यानी कि इंटू 100। और कुछ जो रेशियोज़ होते हैं ना वो ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं अगर उन्हें हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें, एक्सप्रेस करें, तो ये वो हो गया। अब रेट और टाइम, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितनी बार। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक और सेल्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्टॉक है तो कन्वर्ट हुआ सेल्स में, है ना, एक साल में कन्वर्ट हुआ, तो अपन ऐसे लिखेंगे कि 8 टाइम्स इन 12 मंथ्स। तो ऐसा रहता है। ये आपको अपने आप समझ आएगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ये भी एक हो गया टॉपिक। चलिए अब नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स या फिर इम्पॉर्टेंस। तो मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब बस ध्यान से सुनो, आप लिख पाओगे एग्जाम में। हाँ, बस ये पॉइंट्स थोड़े से याद रखना क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर्स। देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट, रेवेन्यू, बहुत सारे। इन सबको देखना एकदम कंफ्यूजिंग हो सकता है ना।
तो रेशियो एनालिसिस इन्हीं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, अमाउंट्स को सिंप्लीफाई करता है और एक क्लियर पिक्चर देता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अब दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस। ठीक है, पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से डिटेल में हम समझ जाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ओवरऑल स्ट्रेंथ, मतलब फाइनेंस के मामले में ओवरऑल स्ट्रेंथ को समझना। तो ये समझा देता है कि क्या कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, क्या वो अपनी लोन्स को चुका सकती है। तो ये सब जानने के लिए रेशियो एनालिसिस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि हम कंपैरिजन करते हैं। अब देखो, इसमें 2 पॉइंट्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे जो हमने पहले भी पढ़ा है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। देखो, पास्ट ईयर्स से करते हैं, यानी कि इंट्रा फर्म कंपैरिजन फर्म के अंदर ही 2, 3 या 5 साल के रेशियोज़ को लेकर के फिर उससे कंपेयर करते हैं ना। अगर एक ही कंपनी के पिछले साल के रेशियोज़ और इस साल के रेशियोज़ को कंपेयर करिए तो हमें पता चलेगा कि कंपनी इम्प्रूव हो रही है या गिर रही है, ऐसा। दूसरा है इंटर फर्म कंपैरिजन्स अदर फर्म्स जैसे। अब इसके बाद है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन। तो रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल डेटा को समराइज कर देता है एक सिंपल से फॉर्मेट में और फिर प्रेजेंट करता है। तो जो कंपनी के बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट और क्रिएटर्स, तो उन्हें क्लियरली ये चीज़ कम्युनिकेट हो जाती है कि हमारी पोजीशन कैसी है और हमारा परफॉर्मेंस कैसे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये सब। और दूसरा है कोऑर्डिनेशन, यानी कि कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस और HR, है ना। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ हो गई, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन। इसके बाद है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और प्लानिंग। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का मतलब है कि फ्यूचर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एस्टिमेशन करना, यानी कि फोरकास्टिंग करना, यानी कि हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे का कैसा क्या रहेगा, ताकि कंपनी ना अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब रेशियो एनालिसिस में पास्ट के ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है कि हम 3 और 5 साल के रेशियोज़ को लेते हैं, फिर क्या सिचुएशन रही, अब एक अंदाज़ा लगाओ कि आगे क्या रहेगा, उसी को फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, और अब इन्हीं सब के बेसिस पे, इन्हीं फोरकास्टिंग के बेसिस पे सारी चीज़ों को देखते हुए फिर प्लानिंग भी होती है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो यही था फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और प्लानिंग। अब देखिए, लास्ट पॉइंट है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए मैनेजमेंट को अपनी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल रखना पड़ता है। तो रेशियो एनालिसिस एक मॉनिटरिंग टूल की तरह काम करता है, जो मैनेजमेंट को बताता है कि कंपनी एक राइट डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। तो अब हम आ जाते हैं एडवांटेज पे। सबसे पहला है इजी कंपैरिजन, जो हमने अभी अभी देखा। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि एक कॉमन डिनोमिनेटर मिल जाता है कि हमें कौन सा रेशियो कंपेयर करना है। और हम कंपेयर कैसे करते हैं, 2 पॉइंट्स याद करो, या तो पास्ट ईयर्स से या तो अदर फर्म से, इंट्रा और इंटर। ठीक है। ट्रैक्स फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ का बहुत अच्छा ट्रैक हो जाता है, हमें मालूम चल जाता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, कहाँ कंपनी अच्छा कर रही है और कहाँ अच्छा नहीं कर रही है, तो हमें इम्प्रूव करना है। तो एक फाइनेंशियल चेकअप टूल की तरह काम करता है। उसके बाद है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है क्योंकि रेशियो एनालिसिस हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है, हमें बहुत मतलब आसानी से बहुत सी चीज़ें मालूम चल जाती है, फोरकास्टिंग कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, इसलिए डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद है ईजी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा। अगर हम एकदम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो इतने सारे नंबर्स देख करके कन्फ्यूजन होती है कि अब इसका क्या मतलब है इतने सारे नंबर्स का। तो इसलिए ईजीली हम इंटरप्रेट कर पाते हैं रेशियो से कि इस डेटा का क्या मतलब है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है हमें। इंक्रीजेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जो भी कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जब वो रेशियोज़ को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी की पोजीशन कैसी है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और रेशियोज़ अच्छे होते हैं
तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो इन्वेस्ट करती है कंपनी में। तो ये थे एडवांटेज। तो रेशियो एनालिसिस बहुत अच्छा है, पर उसकी लिमिटेशंस भी है। तो पहला पॉइंट है लिमिटेड यूज़ ऑफ सिंगल रेशियो, यानी कि एक सिंगल रेशियो कभी भी बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को एकदम एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हर रेशियो एक ही स्पेसिफिक चीज़ को बताता है ना, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस समझने के लिए ना हमें बहुत से रेशियोज़ को एनालाइज करना पड़ता है, एक से हमें मालूम नहीं चलता। तो ये एक लिमिटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑफ इनकरेक्ट ओरिजिनल डेटा, यानी कि अगर ओरिजिनल डेटा ही गलत होगा तो रेशियोज़ भी गलत कैलकुलेट होंगे, और इस वजह से पूरा जो एनालिसिस होगा ना वो मिसलीडिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और इसका असर पड़ेगा डिसीजन मेकिंग पे, वो बहुत सी चीज़ों पे। तो ये है एक पॉइंट। इसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से। और इसका ये मतलब होता है कि प्राइस चेंज होते हैं तो रेशियो एनालिसिस भी इनएक्यूरेट हो सकता है। देखो, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अब हम उसमें तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कोई मशीन है, आपने 5 साल पहले कितने में ली, अब वही रिकॉर्ड है, कोई करंट प्राइस रिकॉर्ड नहीं है। मगर जो सेल्स है जैसे, तो वो तो करंट प्राइस पर ही है। तो ऐसे ये जो प्राइस चेंज हो जाता है, इस वजह से भी रेशियोज़ जो कैलकुलेट हुए हैं वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। अब रेशियो एनालिसिस न्यूमेरिकल डेटा पर बेस्ड होता है, और जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एक कंपनी की मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है, एम्प्लॉय की स्किल्स, मार्केट की कंडीशंस, ब्रांड की रेप्यूटेशन, तो ये जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। पर रेशियो एनालिसिस में ये सारी चीज़ें नहीं आती, वो सिर्फ न्यूमेरिकल पे बेस्ड होता है। लास्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन इवॉल्विंग स्टैंडर्ड रेशियो। अब रेशियो एनालिसिस तभी यूज़फुल होता है जब हम किसी कंपनी के रेशियोज़ को एक स्टैंडर्ड यानी कि एक बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं, है ना। रेशियो में आप आगे पढ़ोगे कि स्टैंडर्ड रेशियो है, मगर ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि हर इंडस्ट्री और कंपनी अलग होती है। इसलिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रेशियो सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है। तो अब यहाँ पे हमने सारी लिमिटेशंस भी पढ़ ली हैं। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि रेशियो एनालिसिस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब भी किसी इन्वेस्टर को एक कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो वो उनकी रेशियो ज़रूर चेक करता है, और सबसे कॉमन रेशियो है PE रेशियो, जिससे उसे मालूम चलता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट है क्रेडिट अप्रेजल, यानी कि अगर किसी कंपनी को जैसे लोन चाहिए और वो बैंक के पास जा रहे हैं तो बैंक उनके रेशियोज़ को ज़रूर देखेंगे उनके पोजीशन के बारे में जानने के लिए। तो बैंक्स और क्रेडिटर्स, सप्लायर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रेशियो एनालिसिस। उसके बाद है मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट भी अपने कई सारे डिसीजंस रेशियो एनालिसिस की हेल्प से लेते हैं, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में उन्हें काफ़ी कुछ मालूम चल जाता है लिक्विडिटी के बारे में, सॉल्वेंसी के बारे में। तो अब उन्हें नेक्स्ट क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो इसमें भी हेल्प होती है। उसके बाद है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब है कि स्टैंडर्ड सेट करना। रेशियो एनालिसिस को देखने के बाद में कंपनी अपनी एक स्टैंडर्ड्स सेट कर लेती है कि किस लेवल पे उन्हें काम करना है। तो ये हो गया। इसके बाद है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड यानी कि कुछ सालों का उतार या चढ़ाव, उसको एनालाइज करना। रेशियो एनालिसिस में हम 3 साल या 5 साल के रेशियोज़ को लेते हैं और फिर उसका एक ट्रेंड देखते हैं कि वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कैसा क्या है, और इसी बेसिस पे हम फोरकास्टिंग भी कर पाते हैं। तो ये है ट्रेंड एनालिसिस। इसके बाद है फाइनेंशियल हेल्थ असेसमेंट, यानी कि रेशियो एनालिसिस से हमें मालूम चल जाता है कि एक कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और वीक पॉइंट्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में अच्छे से मालूम चल जाता है। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो अब तक हमने वीडियो में जो प्योर थ्योरी थी वो तो देख ली, इम्पॉर्टेंस हो गया, एप्लीकेशन, लिमिटेशंस, पर अब जो टॉपिक है
क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत हेल्प करेगी। आपको थोड़ा सा समझ में प्रैक्टिकल थोड़ा क्लियर हो जाता है कि कैसे क्या है। अब यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ रेशियोज़ है: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट और कवरेज रेशियोज़। यहाँ एक बात है कि जो मार्केट रेशियोज़ है वो प्रॉफिटेबिलिटी का ही पार्ट है होते हैं, बस मैंने अलग किया है आपको समझाने के लिए। वैसे ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ का ही पार्ट होते हैं। सबसे पहला टाइप है लिक्विडिटी रेशियोज़। अब यहाँ पे लिक्विड का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जो कैश में आसानी से कन्वर्ट हो जाएं, जैसे कि कैश जो नगद हमारे पास पैसा है वो, बैंक में जो बैलेंस है वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये सब लिक्विड में ही आ जाएगा क्योंकि आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिक्विडिटी रेशियोज़ से हमें मालूम चल जाता है कि क्या कंपनी के पास ऐसे एसेट्स हैं जो वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट करके अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ यानी 1 साल के अंदर अंदर जो उन्हें चुकानी है क्या वो चुका पाएंगे। और इंश्योर्स दी बिजनेस कैन हैंडल दी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल नीड्स। अगर किसी कंपनी को मान लो अगले ही कुछ महीने पैसे चुकाने, तो क्या वो उतने पैसे उनके पास हैं या फिर ऐसे एसेट्स हैं जिनको वो कैश में वो कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो अपने पैसे चुका पाएंगे। ये मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो भी उन्हें पे ऑफ करना है क्या वो कंपनी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये चीज़ है। अब लिक्विडिटी रेशियोज़ के भी 4 टाइप्स हैं: करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो और डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। अब नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियोज़। तो यहाँ सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है? जैसे हम कहते हैं ना एक कंपनी सॉल्वेंट है, मतलब अगर कोई कंपनी अपने लॉन्ग टर्म के कर्ज 5 साल 10 साल के कर्ज को आसानी से चुका सकती है, तो मतलब बिजनेस अभी भी लंबे समय तक चल पाएगा और सॉल्वेंट है, हम ये कहते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो से ये पता चलता है कि क्या बिजनेस के पास इनफ एसेट्स हैं कि वो अपने लॉन्ग टर्म की डेट्स को कवर कर ले, 5 साल 10 साल के डेट्स को, और कंपनी के पास क्या वैसे एसेट्स हैं। तो जैसे कि लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, ये सब। इंश्योर्स द कंपनी कैन सर्वाइव एंड ग्रो इन फ्यूचर। अब क्योंकि वो लंबे समय के डेट्स को पे ऑफ कर सकती है, तो मतलब वो लंबे समय तक के सर्वाइव कर पाएगी और ग्रो कर पाएगी फ्यूचर में, बिना किसी फाइनेंशियल ट्रबल के पैसों की कोई कमी नहीं होगी। सॉल्वेंसी में भी 6 टाइप्स ऑफ रेशियोज होते हैं: इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट टोटल एसेट्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज से हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रही है ना। हाउ वेल बिजनेस मैनेजेस रिसोर्सेज, कौन कौन से, जैसे इन्वेंट्री हो गया, रिसीवेबल्स, पेबल्स, यानी जैसे जो इन्वेंट्री है वो फंसी तो नहीं हुई है, मतलब वो सेल आउट तो हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए हम एक्टिविटी रेशियोज़ को यूज़ करते हैं। इसलिए हम उसे टर्नओवर रेशियोज़, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और एसेट मैनेजमेंट रेशियोज़ भी कहते हैं। और मतलब कि ये कि कंपनी कितने अच्छे से रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, यानी कि प्रॉफिट। और इससे इन्वेस्टर और मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि कंपनी का सेम चीज़ एसेट यूटिलाइजेशन, क्योंकि अगर वो एसेट्स अच्छे से यूटिलाइज कर रही हैं तो ग्रोथ आसान हो जाती है। और इसलिए एक्टिविटी रेशियोज़ के टाइप्स भी वही है। जैसे इन्वेंट्री हमने देखा था, तो इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, यानी कि सिंपल कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पा रही है। और ये हमें कैसे पता चलता है? हम इसमें कंपैरिजन करते हैं, यानी कि रेवेन्यू, एसेट्स, इक्विटी और अदर जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है वो हमें पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में। यानी कंपैरिजन हम देखते हैं एक तरीके से, क्योंकि बिजनेस सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब वो प्रॉफिटेबल हो। और अब जैसे कि सेल्स हाई है, सेल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता कि प्रॉफिट भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें अपने एक्सपेंसेस भी तो देने हैं। तो उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को यूज़ करते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट को एक कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल, यानी कि वो फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमा रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत सारे हैं: ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब नेक्स्ट है मार्केट रेशियोज़, पर ये प्रॉफिटेबिलिटी का ही पार्ट होता है, बस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए अलग किया है। इसका ये मतलब होता है मार्केट रेशियोज़ ये बताते हैं कि किसी कंपनी के शेयर्स यानी कि स्टॉक की परफॉर्मेंस मार्केट में कैसी है, मतलब इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, सही रहेगा या नहीं, तो ये सब चीज़ें मार्केट रेशियोज़ बताते हैं। इसलिए हम इसे वैल्यूएशन रेशियोज़ और इन्वेस्टमेंट रेशियोज़ भी कहते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि कंपनी की मार्केट में वैल्यू क्या है, अर्निंग्स की, डिविडेंड्स की, और इन्वेस्टर्स ये रेशियोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। तो अगर मार्केट रेशियोज़ किसी कंपनी के अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो इन्वेस्टर्स में भी कॉन्फिडेंस फिर ज़्यादा होता है और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट रेशियोज़ भी बहुत सारे हैं, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, रिटेन अर्निंग रेशियो। अब लास्ट है कवरेज रेशियोज़, यानी कि कंपनी के पास अपने लोन्स, इंटरेस्ट और फिक्स्ड एक्सपेंसेस को चुकाने के लिए पैसा है या नहीं। कवरेज रेशियोज़ का फोकस फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पर ही होता है, क्योंकि वो ऐसे कॉस्ट है, वो ऐसे खर्चे ना जो हर हाल में चुकाने ही है कंपनी को, चाहे उन्हें फ़ायदा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो। पर इंटरेस्ट, लोन का रीपेमेंट, रेंट, ये तो उन्हें टाइम पर देने ही है, तो उतना पैसा उनके पास होना चाहिए। और अगर कंपनी ये अपने फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस को टाइम पर पे नहीं करती तो बैंकरप्ट होने का भी बहुत खतरा होता है। जैसे अगर किसी कंपनी को बैंक से लोन चाहिए तो बैंक पहले इनके रेशियोज चेक करेगा, मतलब ये देखेगा कि कंपनी की एबिलिटी, कि क्या अगर हम अभी लोन दे देंगे तो क्या कंपनी हमें पे ऑफ कर पाएगी कि नहीं। ये तो इससे भी पता चल जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और कहीं रिस्क है डिफ़ॉल्ट का, वो दे पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कवरेज रेशियोज़ में देखते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। हमने पूरी रेशियोज़ की थ्योरी देख ली है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके पूरे टाइप्स के बारे में भी, तो वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा, और प्लस उसमें प्रैक्टिकल भी हम करेंगे।